हेलो लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन डिफेंस मास्टर। आज हमारा इकोनॉमिक्स का पहला सेशन है जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एनडीए, सीडीएस और वेरियस एग्जामिनेशंस के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या दिया है, एक क्वेश्चन दिया है और आपको बताना है इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको बताना है कि इनमें से कौन से फैक्टर्स जरूरी हैं हमारे प्रोडक्शन के लिए गुड्स और सर्विसेज के। तो बताइए क्या हो जाएगा, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन का सबसे पहले एम क्या होता है। अगर हम बात करें प्रोडक्शन की तो प्रोडक्शन का एम होता है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना। गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं प्रोडक्शन करके। ओके, कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो लोगों की वांट होते हैं ना, जो लोगों की डिमांड होते हैं वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो अब इन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, है ना, कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो पहला फैक्टर क्या होता है, लैंड की आवश्यकता होती है ना। कहीं भी आपका प्रोडक्शन होना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, लैंड चाहिए। और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज कह सकते हो जैसे कि फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल्स, ये सारे फैक्टर्स चाहिए रहते हैं। फिर सेकंड बात आ जाती है हमारी लेबर की। सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाता है, हमारा लेबर हो जाता है। लेबर की बात करें तो लेबर कौन होंगे, जो काम करना चाहेंगे, है ना, जो काम करना चाहेंगे प्रोडक्शन के लिए, वो क्या कहलाएंगे, लेबर कहलाएंगे। तो लेबर क्या हो गए, हम कह सकते हैं पीपल who will do the work, जो काम करेंगे वो क्या कहलाएंगे, यहाँ पर लेबर कहलाएंगे। फिर थर्ड चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हमारी हो जाएगी वो है फिजिकल कैपिटल। थर्ड रिक्वायरमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल कैपिटल में हमारा आ जाएगा टूल्स, मशीनरी, है ना, ये सारी चीजें हमारी आ जाएंगी फिजिकल कैपिटल में। अब चौथी चीज जो हम यहाँ पर बात करें वो हो जाएगी हमारी ह्यूमन कैपिटल। चौथी चीज हमारी आ जाएगी ह्यूमन कैपिटल। दैट मीन्स ये सारे ही फैक्टर्स हमारे प्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं। ये सारे ही फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये सारे रिक्वायर्ड होते हैं प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, क्लियर है। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा हमारा, all of the above will be the correct answer. Option number D will be the correct option. ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, consider the following assertions under the physical capital related to the factor of production. अब आपको बताना है फिजिकल कैपिटल से रिलेटेड, आपको कुछ assertions दिए हैं, आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है, कौन सा यहाँ पर ट्रू है। तो देखो पहला assertion दिया है, two items that come under physical capital are fixed capital and working capital. Under the physical capital, tools, machine, buildings are called working capital. Under the physical capital, raw material and money in the hand are called fixed capital. तो अब देखो मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको प्रोडक्शन में 4 नेसेसरी फैक्टर्स बताए, 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताए। तो अब देखो जो हमने फिजिकल कैपिटल पढ़ा, ओके, फिजिकल कैपिटल भी हमने क्या पढ़ा, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा। तो जो फिजिकल कैपिटल है वो डिवाइडेड है फिक्स कैपिटल में और वर्किंग कैपिटल में, फिक्स कैपिटल में और वर्किंग कैपिटल में। तो अगर हम बात करें फिक्स्ड कैपिटल की तो फिक्स कैपिटल में आ जाता है हमारा मशीन्स, बिल्डिंग्स, टूल्स, है ना, ये सारी चीजें काय में आ जाएंगी, फिक्स कैपिटल में। ये फिक्स कैपिटल है जो मूव नहीं करते, है ना। वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल में आ जाता है हमारा रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल है वो आ जाएगा, और हमारा मनी इन हैंड आ जाएगा, कैश इन हैंड कह सकते हैं,
ये सारे चीजें काय में आ जाएंगी, ये सब हमारी वर्किंग कैपिटल होती है, ये दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। और फिक्स कैपिटल क्या होती है, फिक्स कैपिटल हमारी फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फिजिकल कैपिटल डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, फिक्स कैपिटल में और वर्किंग कैपिटल में। फिक्स कैपिटल में ये चीजें आ गई, वर्किंग कैपिटल में ये चीजें आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पहला असर्शन यहाँ पे करेक्ट है कि जो फिजिकल कैपिटल है वो दो भागों में डिवाइडेड है, फिक्स कैपिटल में और वर्किंग कैपिटल में। यहाँ पे जो फिजिकल कैपिटल में ये जो दे दिया टूल्स मशीन बिल्डिंग, इन्हें वर्किंग कैपिटल नहीं, इन्हें फिक्स कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पर फिजिकल कैपिटल में जो कह दिया है रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड है, उन्हें फिक्स कैपिटल कह दिया है, तो नहीं, इन्हें कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपका ओनली वन फर्स्ट असर्शन इज ट्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया which of the following assertions is true? आपको बताना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर कौन सी assertion सही है। तो पहला है यहाँ पे, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया स्टार्टेड इन लेट 1960s। सेकेंड, during the green revolution farmers used higher yielding varieties of seed, and third one is, during the green revolution there was more emphasis on wheat and rice cultivation। तो बताइए क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया स्टार्टेड इन लेट 1960, ये 60s, ये बात यहाँ पर आपको करेक्ट दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर ज्यादातर जो एम्फेसिस फार्मर ने दिया था वो दिया था वीट और राइस पे, ठीक है। वीज और राइट पे यहाँ पे ज्यादा एम्फेसिस दिया गया था। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान यहाँ पर फार्मर्स ने हायर यील्डिंग वेराइटी, है ना, हायर यील्डिंग वेराइटी यानी HYV ऑफ सीड्स यूज किए थे, हायर यील्डिंग वेराइटी सीड्स यूज किए थे। अब इन सीड्स को यूज करने से क्या हुआ था, इन सीड्स को यूज करने से ये हुआ था कि जो पहले ट्रेडिशनल सीड्स जो होते थे, है ना, वो क्या होते थे, वो उतना अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन नहीं प्रोड्यूस करते थे ना, एक सिंगल प्लांट से इतना ग्रेन नहीं मिलता था जब ट्रेडिशनल सीड्स यूज किए जाते थे। लेकिन जब हायर यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किए जाने लगे तो ग्रेटर अमाउंट में जो था ग्रेन, ग्रेटर अमाउंट में जो ग्रेन्स थे वो यहाँ सिंगल प्लांट से प्रोड्यूस होने लगे, ठीक है। पहले से ज्यादा फूड ग्रेन्स यहाँ पर प्रोड्यूस होने लगा। तो जो ये सीड्स थे इनको क्या चाहिए था, इनको प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए होता था और इनको केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स चाहिए होते थे जिससे कि ये बेस्ट रिजल्ट्स दे पाते थे, है ना। तो हायर यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किए जाते थे तो हायर यील्ड्स होती थी, ठीक है। लेकिन इनका कॉम्बिनेशन हायर यील्डिंग वैरायटी सीड्स के साथ क्या क्या चीजें चाहिए होती थी, इरिगेशन भी जरूरी होता था, केमिकल फर्टिलाइजर भी जरूरी होते थे और पेस्टिसाइड्स भी जरूरी होता था, है ना। इनके कॉम्बिनेशन से क्या होता था, हायर यील्ड्स होती थी। क्लियर है, हायर यील्ड्स पॉसिबल होती थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो तीनों पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए, दैट मीन्स सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, विच एरियाज ऑफ इंडिया वर मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको बताना है कौन से जो एरियाज थे इंडिया में वो इन्फ्लुएंस थे ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो देखो, पंजाब गुजरात तमिलनाडु, पंजाब गुजरात हरियाणा, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश या पंजाब हरियाणा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। बताइए कौन सा राइट आंसर है यहाँ पर। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन की तो सबसे ज्यादा इंडिया में जिन एरियाज को ग्रीन रेवोल्यूशन ने प्रभावित किया था वो एरियाज थे हमारे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, ठीक है, वेस्टर्न यूपी। ये कुछ ऐसी एरियाज थे जहां पे सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज किए गए, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ
यहाँ के जो फार्मर्स थे, इन रीजन्स के जो फार्मर्स थे, इन्होंने इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल सेटअप किए, है ना, ट्यूबवेल सेटअप किए। इन्होंने HYV सीड्स, हायर रीडिंग वेराइटी सीड्स का इस्तेमाल किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया फार्मिंग में। कुछ ने क्या किया, फार्म मशीनरीज खरीद ली, जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, ये सब खरीद लिए। और उससे क्या हुआ, उससे उनकी प्लोइंग और हार्वेस्टिंग और ज्यादा फास्टर हो गई। और इसका रिजल्ट क्या मिला, इसका रिवॉर्ड क्या मिला उन्हें, इसका रिवॉर्ड उन्हें हाई ईल्ड क्रॉप्स मिले। ठीक है, हाई ईल्ड्स ऑफ व्हीट कह सकते हो और हाई ईल्ड ऑफ राइस कह सकते हो, ये सब इनको यहाँ पर मिला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मेन चीज हो गई, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग assertions given below. First one is, when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. Second, investment in human capital yields a return just like investment in physical capital. Which of the above assertion is are true? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी assertion करेक्ट है या दोनों ही करेक्ट है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखो, अब अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल की, है ना, तो जो हमारी पॉपुलेशन रहती है, जो हमारी पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, वो क्या बन जाती है, ह्यूमन कैपिटल बन जाती है। ह्यूमन कैपिटल बन जाती है जब जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एजुकेशन, जब जो इन्वेस्टमेंट होता है एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर के फॉर्म में होता है, मेडिकल केयर के फॉर्म में होता है ना। तो देखो, अगर हमारी जो पॉपुलेशन है उसका इन्वेस्टमेंट क्या होगा कि अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी ट्रेनिंग मिले, अच्छी मेडिकल केयर मिले। ओके, तो ये सब क्या होता है, जब ये सब यहाँ मिलता है तो क्या बन जाता है, ये हमारा पॉपुलेशन हमारा ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। क्या बन जाता है, ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। अब जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स है वो कैसे और डेवलप किए जा सकते हैं, वो और ऐसे कैसे डेवलप किए जाते हैं, जब और ज्यादा उनको एजुकेट किया जाए, जब और ज्यादा हेल्दी हो, है ना, तो क्या हो जाएंगे, वो और ज्यादा डेवलप्ड होने लगेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रोडक्टिव पावर कंट्री की, किसी भी कंट्री की प्रोडक्टिव पावर को एड ऑन करती है, बढ़ाती है ना, किसी भी कंट्री की प्रोडक्टिव पावर को बढ़ाती है। जैसे कि अगर हम फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन से भी क्या होता है, वो भी कंट्री की प्रोडक्टिव पावर को बढ़ाती है। तो उसी तरह ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो रहेगी वो भी क्या करेगी, कंट्री की ग्रोथ में मदद करेगी, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट होता है एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर की तरह होता है, तो उसमें भी रिटर्न मिलेगा, है ना, उसमें भी रिटर्न मिलेगा जैसे फिजिकल कैपिटल में मिलता है। तो ये किस फॉर्म में मिलेगा, अब ये इस फॉर्म में मिलेगा कि हमें देखने को मिलेगा कि लोगों की हायर इनकम है, हायर प्रोडक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि लोग अब और ज्यादा एजुकेटेड हैं, बेटर ट्रेंड है ना, हेल्दी हैं। तो उस तरह से उनका हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। आया बात समझ में? तो क्या हुआ कि जिस तरह से हमारे फिजिकल कैपिटल से इन्वेस्टमेंट मिलता है, उसी तरीके से ह्यूमन कैपिटल से भी रिटर्न मिलता है। और वो रिटर्न क्या होता है, वो रिटर्न होता है हायर इनकम, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, हेल्दियर पीपल, हायर प्रोडक्टिविटी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को हमें मिलेंगी। यानी दोनों ही एजर्शन यहाँ पर करेक्ट है कि जब हमारे ह्यूमन रिसोर्स को फर्दर डेवलप किया जाता है, कैसे डेवलप्ड होगा ह्यूमन रिसोर्स, जब और ज्यादा अच्छी एजुकेशन मिलेगी, और ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, तो और हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा। और डेवलप होगा तो क्या उसको हम कह सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रही है ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ 1 and 2
ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी द प्राइमरी सेक्टर्स इंक्लूड। अब आपको बताना है यहाँ पर कि प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं। फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, माइनिंग। अब देखो सबसे पहले पता होना चाहिए, मैंने आपको क्लास में भी बताया है, हमारी जो डिफेंस मास्टर ऐप पे इकोनॉमिक्स की क्लास चलती है, मैंने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पर डिटेल में बताया कि एक्टिविटीज कैसे डिवाइडेड होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना। सेक्टर्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स, टर्शियरी सेक्टर्स, तो ये सारे सेक्टर्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे पूछा है प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है। तो जो बहुत सारी एक्टिविटीज रहती है उनको तीन मेन सेक्टर्स में बांटा गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो इसमें आ जाता है हमारा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री आ जाता है, एनिमल हस्बेंड्री आ जाता है, ठीक है, फिशिंग आ जाता है, पोल्ट्री फार्मिंग आ जाता है, माइनिंग आ जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सब आ गया हमारा कहाँ पर, काय में, ये सब हमारा प्राइमरी सेक्टर में आ गया, ठीक है। अगर बात करें हम क्वायरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारी चीजें हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आ जाती हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर है ये चीज। तो अब आपको पूछा है कि यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में क्या आ गया, तो फॉरेस्ट्री आ गया, एनिमल हस्बेंड्री आ गया और माइनिंग आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4, ठीक है, यहाँ पे ये आपका करेक्ट होगा प्राइमरी सेक्टर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In the context of economic activities, the tertiary sectors include। अब आपको बताना है टर्शरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो मैंने आपको बताया प्राइमरी में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, ये सब बता दिया। तो देखो अब टर्शरी सेक्टर्स में क्या आ जाता है, टर्शरी सेक्टर में आता है आपका ट्रेड आ जाता है, ट्रांसपोर्ट आ जाता है, ठीक है, कम्युनिकेशन आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ओके, टूरिज्म, सर्विसेज, है ना, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें आपकी टर्शरी सेक्टर में आ जाती हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या क्या हो जाएगा, बिजनेस हो गया आपका, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ओके, कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग मैंने बताया सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा, ना कि टर्शरी। तो यानी आपके 1, 2, 3, 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गए, ये सब आपके टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which parts of the economic activity involves remuneration to activity performed for pay or profit, including production of goods and services plus government services? तो आपको बताना है यहाँ पे क्या आपका करेक्ट आंसर होगा। पहला है मार्केट एक्टिविटीज, नॉन मार्केट एक्टिविटीज, बोथ मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज, या नन ऑफ दीज। बताइए तो कौन सी जो पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जिनमें रेम्यूनरेशन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो बताइए, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सर्विसेज बताई, है ना, ये सारी एक्टिविटीज बताई, इनसे क्या होता है, ये सब क्यों रिजल्ट करती हैं, दे रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये एक्टिविटीज क्या करती हैं, इन सारी एक्टिविटीज से, इन तीनों एक्टिविटीज से क्या होता है, हमारी जो नेशनल इनकम होती है, इसमें ये सारी एक्टिविटीज क्या करती हैं, वैल्यू ऐड करती हैं। और ये सब एक्टिविटीज नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड करती हैं, इसीलिए इन सबको इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज भी कहा जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई ये सब, क्यों, क्योंकि ये हमारी नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड कर रही हैं। अब ये डिवाइड रहती हैं मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटीज। क्लियर है, ये डिवाइडेड रहती है मार्केट एक्टिविटीज में और नॉन मार्केट एक्टिविटीज में। मार्केट एक्टिविटीज में क्या हो जाता है, मार्केट एक्टिविटी में रेम्यूनरेशन या कह सकते हैं आप प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट दिया जाता है एक्टिविटी परफॉर्म करने पे। तो जो भी
उस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, मार्केट एक्टिविटीज में जो भी उस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है उससे क्या दिया जाता है, रेम्यूनरेशन दिया जाता है, यानी रेम्यूनरेशन उसमें इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, आप कह सकते हो प्रॉफिट दिया जाता है या रेम्यूनरेशन दिया जाता है। ओके, तो वो क्या हो गई, वो एक्टिविटीज क्या हो गई, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस भी इसमें इंक्लूडेड रहती है। अब नॉन मार्केट सर्विस क्या हो गई, नॉन मार्केट सर्विस वो हो गई कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो रहा है, खुद के कंजम्पशन के लिए हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए कोई आपको प्रॉफिट या रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये किस में आ गया, ये नॉन मार्केट एक्टिविटी में आ गया, और ये काय में आ गया, मार्केट एक्टिविटी में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन जो होता है तो उसमें रेम्यूनरेशन इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में रेम्यूनरेशन इन्वॉल्व होता है, जो किसको दिया जाता है, जो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले को दिया जाता है। ठीक है, और उसमें गुड्स और सर्विसेज भी इंक्लूड होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्केट एक्टिविटीज, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस, तो वो क्या हो गया, मार्केट एक्टिविटी। नॉन मार्केट एक्टिविटी में तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पे रेम्यूनरेशन नहीं इन्वॉल्व होता है। ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप वर इंक्लूडेड अंडर द सर्व शिक्षा अभियान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान में किस एज ग्रुप के बच्चों को लिया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है 7 to 16, 6 to 12, 6 to 14, 5 to 8। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है 6 to 14 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान जो था वो अनाउंस किया गया था, है ना, और इसमें क्या उद्देश्य था कि एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए 6 साल से 14 साल के बच्चों को, है ना, कब तक, 2010 तक ये टारगेट पूरा कर लिया जाए, है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years बाय 2010। ठीक है, ये कैसी स्कीम थी, ये टाइम बाउंड इनिशिएटिव था, ये टाइम बाउंड इनिशिएटिव था हमारा। ठीक है, ये टाइम बाउंड इनिशिएटिव था किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, किसकी पार्टनरशिप में, स्टेट्स के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, है ना, कम्युनिटी के साथ। ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य था, मेन गोल था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये याद रखना है। ठीक है, कि गोल क्या था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंप्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव था ब्रिज कोर्सेज का और बैक टू स्कूल कैंप्स का जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए थे। पहला है टू एजुकेट इलिटरेट एडल्ट्स, टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन, टू encourage गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, या टू स्प्रेड एजुकेशन इन रिमोट एरियाज थ्रू कैंप। तो देखो, अब ये चीज याद रखनी है कि सर्व शिक्षा अभियान के साथ ब्रिज कोर्सेज और बैक टू स्कूल कैंप्स भी इनिशिएट किए गए थे। किस लिए इनिशिएट किए गए थे, जिससे कि एलिमेंट्री एजुकेशन में, है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन में जो एनरोलमेंट्स हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके, ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट हो उसमें। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, infant mortality rate refers to the death of infants of which age, under 1 year of age, under 2 year of age, under 5 year of age, या between 1 to 2 years। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है हमारा नंबर ऑफ डेथ्स
number of deaths per 1000 live birth of children, live births of children under 1 year of age, under 1 year of एज, है ना। तो क्या लिखा जाता है कि कितनी डेथ्स हुई हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं, किसके 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 अकॉर्डिंग देखा जाता है, 1000 लाइफ बर्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। एज पर 1000 लाइफ बर्थ में कितनी डेथ्स हुई हैं, कितने साल के बच्चों तक, अंडर 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब किसी भी रीजन का ये रेट कैसे निकाला जाता है, ये रेट ऐसे निकाला जाता है कि 1 साल के बच्चे तक, बच्चे जो वहां पे जिनकी डेथ हुई है, ठीक है, तो नंबर ऑफ डेथ्स कह सकते हैं, है ना, अप टू 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल के बच्चों तक की जो बच्चे खत्म हुए हैं, अपॉन वहां पर नंबर ऑफ लाइव बर्थ जो हुए हैं, नंबर ऑफ लाइव बर्थ उस ईयर में, ठीक है, लाइफ ऑफ बर्थ उस ईयर में मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये आ जाता है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्लियर है। तो यहाँ पे यही पूछा गया था कि किस एज के इन्फेंट्स की डेथ को कंसिडर किया जाता है, तो अंडर 1 ईयर ऑफ एज को कंसिडर यहाँ पे किया जाता है। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द assertions given below defines unemployment properly। अब यहाँ पे कौन सा जो assertion दिया है ये अनएम्प्लॉयमेंट को एकदम सही तरीके से डिफाइन कर रहा है। When people work on lower wages than the prevailing wage rate. Second, when a people who wants to work at the going wages cannot find job. Third, when a person does not get the work according to his her interest. या fourth, when the person holding the degree does not get work and salary according to his qualification। तो अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, देखो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, जब कोई पर्सन काम करना चाह रहा है ना, गोइंग वेजेस पे, जो वेजेस चल रही है उन पे काम करना चाह रहा है, लेकिन फिर भी उसे जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है, वो क्या डिफाइन कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट वाली चीज यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। क्या कि व्हेन अ पर्सन जो वर्क तो करना चाह रहा है गोइंग ऑन वेजेस पे, जो वेजेस चल रही है, लेकिन उसको फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है, तो ये आपके अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करता है। तब कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, कि यहाँ पे लोग वर्क करना तो चाह रहे हैं, पीपल आर विलिंग टू वर्क, पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स, ठीक है। अब तो ये याद रखना है ना, ऐसा नहीं कि काम ही नहीं करना चाहता कोई और बोले कि अनएम्प्लॉयमेंट है ना। अनएम्प्लॉयमेंट कब एग्जिस्ट करता है, किन लोगों के लिए एग्जिस्ट करता है, जब व्यक्ति काम करना चाह रहा है जो वेजेस हैं उन पर, लेकिन उसको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which people of which age group are included in workforce population। workforce population की बात करें तो इसमें किस एज ग्रुप के लोगों को लिया जाता है, 15 to 59, 18 to 60, 21 to 60 और 18 to 59। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि जो वर्कफोर्स पॉपुलेशन होती है उसमें किस एज को इंक्लूड किया जाता है, 15 से लेकर 59 ईयर्स की एज ग्रुप को, ठीक है। 15 to 59 ईयर्स तक आपको वर्कफोर्स पॉपुलेशन में इस एज ग्रुप को इंक्लूड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट यूजुअली मीन्स। अब अगर हम बात करें डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट इन हाउसवाइफ, अनएम्प्लॉयमेंट अमंग पीपल ओवर 60 years of age, the task which could be completed by less people still engages extra people which do not increase the productivity as well। या ऑप्शन नंबर डी, when the people are unemployed in large quantity। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट की, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कैसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहां पे लोग एम्प्लॉयड दिखते हैं, जहां पे लोग कैसे दिखते हैं, एम्प्लॉयड दिखते हैं, लेकिन उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, इफ वी विल टॉक अबाउट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, वो उनकी यहाँ पे जीरो होगी। क्यों, कैसे होता है, तो देखो एक एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे कि मान के चलो एक फैमिली के जो मेंबर्स हैं
ठीक है, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अब वो जो वर्क है वहां पे, उसमें 5 लोगों की जरूरत है, ठीक है, 5 पीपल की जरूरत है, लेकिन वहां पे लगे कितने हुए हैं, 8 लोग लगे हुए हैं, 8 लोग लगे हैं, तो अब कितने एक्स्ट्रा हो गए, यहाँ पे 3 लोग, यहाँ पे 3 पीपल यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गए। अब यहाँ पे इन 3 का जो कंट्रीब्यूशन है वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर दे रहा है प्रोडक्टिविटी में, है ना, जो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें इन 3 लोगों के जुड़ जाने से कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो गई है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर इन तीनों को हटा भी दिया जाएगा तो प्रोडक्टिविटी में कोई डिक्लाइन यहाँ पर नहीं होगी, कोई डाउनफॉल यहाँ पर नहीं होगी। तो ये 3 लोग यहाँ पर एंगेज दिख रहे हैं, एम्प्लॉयड दिख रहे हैं, लेकिन इनकी प्रोडक्टिविटी 0 है ना। तो ये क्या हो गया, ये 3 लोग यहाँ पे क्या हो गए, ये 3 एक्स्ट्रा हैं, ये यहाँ पे डिसगस्ड अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है, डिसगस्ड एम्प्लॉयड यहाँ पर हो गए। तो ये क्या होता है, इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहलाता है, डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। और यहाँ पे जो 3 एक्स्ट्रा लोग हैं वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है डिसगस्डली एम्प्लॉयड। ओके, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, the option number C is correct. The task which could be completed by less people still engages extra people which do not increase the productivity as well. यहाँ पे ये आपका C option correct हो गया। Is it clear? Okay. Now we'll move on to the next question. अगला क्वेश्चन क्या है, discussed unemployment is usually found in which area? अभी मैंने डिस्कस किया एग्जाम्पल के जरिए, तो जो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा वो किस एरिया में पाया जाएगा, एग्रीकल्चर, सर्विस, इंडस्ट्रियल या बिजनेस फील्ड। तो ये पाया जाएगा, ये ज्यादातर जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में। इज इट क्लियर? तो ये हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे, है ना, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी ही सीरीज हमने स्टार्ट करी है, ये आज हमारा फर्स्ट सेशन था, आगे हम ऐसे और सेशंस कंडक्ट यहाँ पर करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।